हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम करवाएंगे, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो काव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ठीक। और पठन का क्या अर्थ है, तो सस्वर वाचन, मौन वचन, ये दोनों होगा। मौन वचन का उद्देश्य है, इसमें दिया वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास। तो मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है वो वाचन गति का विकास करना और पठित सामग्री का अधिग्रहण। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदलता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहन बीमार है तो वह आज स्कूल नहीं जा सकता है, तो वह जो यहाँ पर लगा है वो मोहन के लिए लगा हुआ है। और छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। तो स्रा संयुक्त अक्षर जो है सा, इसमें जो है नीचे हलंत टाइप में लगेगा प्लस रा प्लस आ, तो स्रा संयुक्त अक्षर सा रा आ से मिलकर बना हुआ है। खा का जो उच्चारण स्थल है, खा का जो उच्चारण स्थल होता है वो कंठ होता है, का खा गा घा ऐसे करके। और आठवां क्वेश्चन है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द का जो अर्थ होता है वो अंगूठी, रुपया, आकृति, ये तीनों होता है। तो दा होगा उपर्युक्त सभी। अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता। अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। तो कहानी तत्व के जो आधार पर जो कहानी के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कहानी की विधियां मानी जाती हैं। कहानी की विधियां भी 4 मानी जाती हैं। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक जो विधि होती है वो चित्र विधि होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं चित्र के माध्यम से अच्छे से जल्दी सीख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 आधारों पर किया जाता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा वाक्य हो। 17वां क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो उसी पर सबका अलग अलग कैटेगरी में डिफिनेशन दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको हम आपको डिटेल बताएंगे किसी दिन वीडियो एक ला करके। तो आइए क्वेश्चन 18वां चलते हैं, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मोहन बाजार नहीं जाता है, ठीक, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जो कि इस टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी दिन होगा, नवंबर तक मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए, हाँ, ऐसा काम मत करिए। तो आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। तो श्याम स्कूल जाओ वाक्य में आज्ञावाचक है।
इसमें हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना कि श्याम स्कूल जाओ, जैसे मोहन पढ़ो, उधर मत जाओ। तो ये सब क्या है, आज्ञावाचक सब वाक्य हैं। आइए हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि आहा कितने सुंदर दृश्य हैं। तो आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, तो वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, तो विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे वाह, वाह कितना सुंदर है। हम लोग आश्चर्य नहीं होते किसी चीज़ को देख करके, तो वही है जो अचानक सडन हमारे मन से जो होता है, अचानक जो भाव आता है, वही हम लोग विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत लेते हैं। और 21वां क्वेश्चन है, रामेश पढ़ा लिखा है या नहीं, वाक्य है। तो रामेश पढ़ा लिखा है या नहीं, तो इसमें क्या वाक्य होगा, वो संदेहवाचक होगा, क्योंकि रामेश पढ़ा लिखा या नहीं, इसमें हम उस पर डाउट कर रहे हैं कि शायद वो पढ़ा हो ना हो, है ना। तो इस वजह से हम लोग इस पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं कि रमेश पढ़ा भी होगा कि नहीं भी होगा, तो संदेहवाचक है। 22वां क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है हम उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इस बार कॉलेज में टॉप करूँ, तो हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मेरी इस बार जॉब लगे। तो ये सब क्या है, हमारी इच्छा मनोकामना है कि हम लोग ये काम करें। आइए 23वां क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। सक्रियता इसलिए बनी रहती है क्योंकि छात्रों में जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो छात्रों में एक रुचि, इंटरेस्ट जगती है। इससे छात्रों में के मस्तिष्क में जो है क्रिएशन का भी भाव आता है, कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर करने से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो इसका 23वें का क्या होगा, छात्रों में सक्रियता बनी रहती है प्रश्नोत्तर प्रणाली से। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के जो भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो संकेत द्वारा होता है और वाणी द्वारा होता है और भाव भंगिमा द्वारा होता है। तो मनुष्य की भावों की अभिव्यक्ति जो है इन तीनों द्वारा होती है, संकेत, वाणी, भाव भंगिमाओं द्वारा भी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का जो है सृजनात्मक पक्ष मजबूत होता है। सृजनात्मक पक्ष इसलिए मजबूत होता है क्योंकि बच्चों को स्वतंत्र फ्रीडम मिलती है, उन्हें अपनी जो है अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए उनमें सृजनात्मक क्रिएशन का भाव मजबूत होता है। वो एकदम सोचने के लिए, कुछ करने के लिए ये सब फ्री रहते हैं, तो उनमें सृजनात्मकता का भाव आता है, माफ़ कीजिएगा। और 26वां दिया है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन किसका, ये एक कथन का भी क्वेश्चन आ जाता है फिलहाल, लेकिन ज़्यादा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन एक का आ जाता है। तो मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, इसको किसने कहा, रमन बिहारी लाल ने बताया कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है और मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, ओरली, जब हम कहते हैं भाषण देते, स्पीच देते, तब भी मौखिक ओरली देते। वार्तालाप, किसी से हम कन्वर्सेशन करते हैं, वाद विवाद, किसी से किसी प्रकार का डिस्कशन करते हैं, तो ये सब मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। और मौखिक क्वेश्चन में पूछा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता तो कविता लेखन है नहीं आता है। और अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता होना, लिखने की योग्यता होना, ये तीनों ही अभिव्यक्ति का उद्देश्य होते हैं। तो क्या होगा, आंसर डी, द उपर्युक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति करना और सशक्त भाषा, ये तीनों ही मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक है, आप ऐसे ही हमसे आगे जुड़े रहिए। हम आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिवीजन करवाएंगे और भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हम आपको जो है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।